यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? यस सुजंग, गुड इवनिंग। भूपेंद्र, गुड इवनिंग गाइस। यस दीक्षा, गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो आप? यस गाइस, जल्दी 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 आ जाओ सब लोग, जल्दी 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 सब लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो ताकि मैं फटाफट से अपनी बात शुरू करता हूं। यस वर्णन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निकेत। यस, चलो। अभी देख रहा हूं कि सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके। और भैया आप लोगों को मालूम है अटेंडेंस कैसे लगानी होती है? लाइक का बटन प्रेस करके। आप लोग लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा दोस्तों, कल हम लोग इनकम मेथड जो है वो हम लोग कर रहे थे और इनकम मेथड के हम लोग नोट्स जो है वो लिख रहे थे। अब इनकम मेथड में मैंने आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने आप लोगों को बता दिया था। इनकम मेथड में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को जो भी सैलरी, वेजेस, फैसिलिटी, अलाउंसेस जो कुछ भी दे रखा है, प्रोडक्शन में लगे हुए लोगों को, उनको जो भी हमने सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, फैसिलिटीज कुछ भी दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। और बेटा वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। नंबर 2 आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो हमें रेंटल इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इनके टोटल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। रेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इंप्यूटेड रेंट जो है वो भी लेते हैं। इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रोडक्टिव लोन दिया है, मतलब प्रोडक्शन के काम के लिए अगर आपने लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लेना है, लेकिन अगर आपने कंज्यूमर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं लेना है। उसके बाद में बात की थी प्रॉफिट की, और मैंने आपको बताया था, याद रखना कि यहां पर जो प्रॉफिट आप ले रहे हो, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद में तीसरी चीज हम लोग लेते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या लेते हैं दोस्तों? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, यस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में क्या उन लोगों को प्रॉफिट और उनकी सैलरी दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने एक डिफरेंट कैटेगरी बनाई है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। गॉट माय पॉइंट? उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। और बेटा अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो मेरे पास में आ जाएगा एनडीपीएफसी। और बेटा नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। तो अगर मैं इस एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को एडजस्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब नेशनल इनकम। ठीक है सुनील, उसके लिए आप एक बार एक मैसेज कर दीजिए और आपको मैसेज पे पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आ जाएगी। यस चंचल, गुड इवनिंग। शुभम, गुड इवनिंग। यस क्षितिजा, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। क्षितिजा, सिर्फ नेशनल इनकम वाले जो लेक्चर है, पूरा नेशनल इनकम जो है वो यूट्यूब के ऊपर होगा। उसके बाद में जो सारी क्लासेस हैं, उसके आगे की जो इकोनॉमिक्स है वो सिक्योर्ड मोड में होगी। वो हमारी जो विंडोज ऐप है, मतलब लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए जो हमने ऐप बना रखी है, वो उसी पर बाकी की क्लासेस होंगी। ठीक है, यस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ में कुछ आगे का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसके बारे में अब आप लोग मुझे सोच विचार के जवाब देंगे। ठीक है, अब जो बात मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, बिल्कुल विचार करके, जल्दबाजी में नहीं देना है। कल आप लोगों ने काफी सारे सवालों के जवाब गलत दे रहे थे। आज का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोच के जवाब देना। ठीक है, यस। क्षितिजा, अभी मैं क्लास के एंड में उसका जो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तब तक आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ये बताओ मेरे दोस्तों, अपन लोगों ने इनकम टैक्स में एक हेड पढ़ा है कैपिटल गेन्स। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कैपिटल गेन जो है वो हमें कब होता है? जल्दी बताओ, कैपिटल गेन हम लोगों को कब होता है? सर कैपिटल गेन हम लोगों को तब होता है जब हम लोग किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं। किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तब हमें कैपिटल गेन होता है। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। कैपिटल गेन जो आप लोगों को होता है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह हमेशा पुरानी एसेट के ऊपर होता है। यह हमेशा किसके ऊपर होता है? पुरानी एसेट के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैंने कार पहली बार बेची है, मतलब कार
मैं पहली बार बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं कार का डीलर हूं, और कार का डीलर हूं और मैं कार को बेच रहा हूं पहली बार, तो बेटा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाती है, कैपिटल गेन में नहीं जाती। लेकिन अगर कोई भी आदमी अपनी यूज्ड कार को दोबारा बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां जाएगा, कैपिटल गेन में। तो एक बात ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं कैपिटल गेन तो इसका मतलब पक्की बात यह है कि आप किसी पुरानी एसेट को बेच रहे हो। अब मेरा सवाल यह है, ये है मिस्टर ये है मिस क्षितिजा हजारे, हम इन्हें शॉर्ट में बोलेंगे KH। अब भाई साहब ये समझो कि क्षितिजा हजारे जी जो हैं, इनके पास एक BMW है, इनके पास एक BMW है, और उस BMW की आज WDV जो है वो उसकी 20 लाख रुपए की WDV है। मेरा सवाल यह है कि क्षितिजा हजारे जी ने वर्णन जी को बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? वर्णन बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं खरीदूंगा, मैं बड़ा रईस आदमी हूं, मुझे तो खरीदनी है कार। तो यहां पे क्षितिजा हजारे ने वर्णन को ये कार जो है वो सेल कर दी, और ये सेल कर दी 25 लाख रुपीस में। और बेटा इस तरीके से क्षितिजा हजारे जी को 5 लाख रुपीस का कैपिटल गेन हो गया, 5 लाख रुपीस का कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन बोल लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार बोल लो, से एनीथिंग, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है, ये जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पर हुआ है, ठीक है, या फिर ये जो 25 लाख रुपए की सेल हुई है, इन दोनों में से देश की जीडीपी में क्या जुड़ेगा? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। मेरा सवाल यह है कि क्षितिजा हजारे जी ने ये कार 20 लाख रुपीस की WDV की कार है, और ये कार उन्होंने बेची है वर्णन जी को 25 लाख रुपीस में, और इससे क्षितिजा हजारे जी को 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। मेरा सवाल यह है कि देश की जीडीपी में क्या जुड़ेगा, 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट जुड़ेगा या 25 लाख रुपीस की सेल वैल्यू जुड़ेगी? आपको इसका जवाब देना है। यस, कृष्ण ने जवाब दे दिया है। कृष्ण भैया बोल रहे हैं कि सर जो प्रॉफिट अर्न है वो जुड़ेगा जीडीपी में। वर्णन जी बोल रहे हैं नथिंग। शुभम तिवारी बोल रहे हैं सर कंजम्पशन हुआ ना, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। अरे तो भाई एक बात बताओ कि अगर मान लो तुम अनाज खरीदते हो, वो भी कंजम्पशन के लिए खरीदते हो, पर वो तो जीडीपी में जुड़ता है। ये क्या बात हुई? कंजम्पशन के लिए है तो भी जीडीपी में तो जुड़ेगा ही। निकेत जी बोल रहे कुछ भी नहीं। अच्छा, भूपेंद्र बोल रहे कुछ नहीं बिकॉज नो प्रोडक्शन। हाँ यस, दीक्षा तुम्हारा जवाब नहीं आया है, क्षितिजा तुम्हारा जवाब नहीं आया। भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को सबको जवाब देने पड़ेंगे, सही गलत से एनीथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे गलत जवाब दोगे ना, तो मैं तुमको बताऊं वो जवाब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। सही जवाब इतने याद नहीं रहते जितने गलत याद रहते हैं, इसलिए मस्त होके जवाब दो। और दीक्षा रानी बोल रही है, दीक्षा जो है वो बोल रही है कि सर नहीं पता, मैं क्यों गलत जवाब दूं, मैं तो छोड़ दूंगी सर ऑप्शन में। हाँ सर, पेपर में सारे क्वेश्चन कंपलसरी थोड़ी होते हैं, ऑप्शन भी आते हैं। सर मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया, ये बोल रही है दीक्षा। हाँ दीक्षा ऐसा ही है ना? ओके दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपको जानकर के खुशी होगी कि यहां पर शुभम तिवारी ने सही जवाब दिया है, वर्णन ने जवाब सही दिया है, निकेत ने सही जवाब दिया है, और भूपेंद्र ने भी सही जवाब दिया है। कृष्ण ने गलत जवाब दिया है। एक बात सोचो, जरा ध्यान से देखो, ये BMW कार जो है ये पुरानी कार है। ये कार जब मैन्युफैक्चर हुई थी, ये कार जब मैन्युफैक्चर हुई थी, ये कार उस साल की जीडीपी में आ चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कार आज से 5 साल पहले प्रोड्यूस हुई थी, जब इसे क्षितिजा हजारे ने खरीदा था। तो ये कार भारत में तब मैन्युफैक्चर हुई थी जब क्षितिजा ने इसे खरीदा था, आज से 5 साल पहले। तो ऑब्वियस सी बात है ये कार आज से 5 साल पहले वाली जीडीपी में शामिल हो चुकी है। अब ये कार दोबारा जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि दिस इज नॉट प्रोडक्शन ड्यूरिंग करंट ईयर। ये कोई करंट ईयर में किया गया प्रोडक्शन नहीं है, ये तो रीसेल है। अब आपको समझना है कि आपकी जीडीपी में, आपकी नेशनल इनकम में ना तो ये 5 लाख जुड़ेगा ना ये 25 लाख जुड़ेगा, दोनों में से कुछ भी आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने किसी भी सेकेंड हैंड एसेट को सेल किया है
तो ना तो उसकी सेल वैल्यू ना उसका प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो प्रोडक्शन करंट ईयर का नहीं है, वो पुरानी एसेट है, वो जब बनी थी तब वो देश की जीडीपी में काउंट हो गई थी, अब दोबारा वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? यस, यस, ओके, बिल्कुल फवाद में कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, दोबारा उसे भेज दो और मुझे टैग कर दो। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, always remember that if we have sold any old asset, if we have sold any old asset, then neither its sale value, then neither its sale value, neither its sale value nor its capital gain, nor its capital gain will be taken in, will be taken in national income, will be taken in national income, because this is an old asset, this is an old asset, and this is an old asset, and its production has already been included, its production has already been included in GDP of the year, in GDP of the year in which it was originally produced, in GDP of the year in which it was originally produced। तो बेटा आप सावधान रहना, अगर क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को बोल दे कि इनकम अप्रोच लगाओ, अब इनकम अप्रोच लगाने के लिए आपने कॉम्पेंसेशन ले लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया, अब ऑपरेटिंग सरप्लस में आप क्या ले रहे हो? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब यहां पर आप गड़बड़ कर जाओगे अगर क्वेश्चन में आपको किसी सेकेंड हैंड एसेट की सेल का प्रॉफिट दे दिया। अब आपको लगेगा यार ये सेकेंड हैंड एसेट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट तो प्रॉफिट में जुड़ेगा, तो याद रखना नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, ये पुरानी एसेट है जो बहुत पहले प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, चलो अब दूसरी बात पूछता हूं, सोच के जवाब देना। अब यहां पे एक बड़ा मजेदार केस मेरे सामने आया। अब आप बोलोगे सर क्या मजेदार केस सामने आया? बताता हूं। अब मेरे सामने जो मजेदार केस आया वो ये कि मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, सोच के जवाब देना है। ठीक है, मेरे पास में रिलायंस कंपनी के शेयर हैं और मैं आपको बता दूं मेरे पास रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो ये जो मैंने खरीदे थे वो मैंने खरीदे थे 50 रुपीज की रेट में। तो बेटा 1000 शेयर मैंने 50 रुपीज की रेट में खरीदे थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर मैंने कितने में खरीदे थे? 50,000 में। अच्छा, आज बेटा मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी और मैंने ये 1000 शेयर जो हैं वो आज मैंने बेटा 300 रुपए की रेट में बेच दिए। और बेटा 300 रुपए की रेट में बेच दिए मतलब मैंने इन शेयर्स को 3 लाख रुपए में बेच दिए। और बेटा मैंने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया 2,50,000 का। यहां पर बेटा जी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है 2,50,000 का। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, ये बताइए हमारी नेशनल इनकम में कितने रुपए इंक्लूड करूं? नेशनल इनकम में कितने रुपए इंक्लूड करूं? मैं 2,50,000 का प्रॉफिट अपनी नेशनल इनकम में लूं या ये 3 लाख रुपीस की सेल वैल्यू को अपनी नेशनल इनकम में लूं?
आपको जल्दी से मेरी बात का जवाब देना है। यस गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए कि हमारी नेशनल इनकम में क्या काउंट करना चाहिए, 3 लाख की सेल वैल्यू या 2,50,000 का प्रॉफिट। यस, जल्दी बताओ बेटा, 3 लाख रुपए की सेल वैल्यू या 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, दोनों में से क्या लेना है? वर्णन बोल रहा है नथिंग, दीक्षा बोल रही है 2,50,000 सर, जो प्रॉफिट है वो आपको लेना है। ओके, यस, भूपेंद्र बोल रहा है नथिंग। ओके, आगे आगे आगे, बाकी लोग भी जवाब दो। यस गाइस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, जल्दी 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 मुझे जवाब दो कि भैया बताओ 2,50,000 या 50,000, वो 3 लाख, क्या आएगा? यस, हरिया बेटा, निकेत का जवाब आ गया है नथिंग। कृष का जवाब नहीं आया है अभी तक। और आज तो भैया मैं देख रहा हूं कि आज अपने शुभम तिवारी जो है वो भी जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, कृष्ण ने बोला है नथिंग, शुभम का कोई जवाब नहीं आया, पर ठीक है, अब शुभम जवाब नहीं दे रहा तो मैं मान लेता हूं। ओके बेटा, इसका जवाब है नथिंग। नथिंग इज द आंसर। सर नथिंग इज द आंसर, वाई? दीक्षा बोलेगी सर 2.5 लाख क्यों नहीं? बेटा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जल्दी से मुझे बताइए यहां पर कौन सी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है? बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो। बेटा बिजनेस एक्टिविटी जो है, एक एक्टिविटी करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट करना इज अ सेपरेट थिंग, और नेशनल इनकम में हम लोग हमेशा इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को कवर करते हैं। और बेटा शेयर्स के खरीदने बेचने में किसी भी प्रकार का यहां पर प्रोडक्शन नहीं है। और बेटा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये लेन देन की बातें हो रही है, ये शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये देश की जीडीपी में काउंट नहीं करेगा। लेकिन सुनो, लेकिन बेटा अब आपको यहां पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर यहां पे मान लो एक ब्रोकर है, अगर यहां पे एक शेयर ब्रोकर है और वो अपनी सर्विस के लिए मान लो 2,000 का कमीशन पाता है, तो ये ध्यान रखना कि ब्रोकर को जो 2,000 का कमीशन मिला है वो देश की जीडीपी में काउंट करेगा, बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड, ही हैज जनरेटेड इकोनॉमिक सर्विस। तो उसने इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइड की है, तो यहां पर प्रोडक्शन है। ये जो 2,000 की ब्रोकरेज है ये देश की जीडीपी में जुड़ेगी, लेकिन ये जो शेयर का खरीदना बेचना है ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लिखो फटाफट से ये वाला पॉइंट। इफ there is any sale of फाइनेंशियल एसेट्स, बेटा फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब आ जाते हैं। इफ देयर इज एनी सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, then such sale value and profit on such sale value and profit on such sale will not be taken, profit on such sale will not be taken in national income, will not be taken in national income because there is no production of any economic goods and services. There is no production of any economic goods and services. बेटा यहां पर किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, अब आप लोग यहां पर मुझे बोल सकते हैं कि सर बस इतनी सी बातें। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी भी गहराई वाली बातें आप लोगों को यहां पे लिखवाई हैं, ये सारी गहराई वाली बातें जो हैं वो एग्जाम में क्वेश्चंस में काम नहीं आती,
क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी इतना डीप क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता, ठीक है। इंस्टीट्यूट इतना डीप क्वेश्चन हमसे कभी पूछता ही नहीं है, ठीक है। खैर, इंस्टीट्यूट तो हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपका सीधा क्वेश्चन आएगा कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज ले लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया, मिक्स्ड इनकम ले ली, एनडीपीएफसी आ गई। अब उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडलेस करेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। यस वेंकटेश, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो आइए दोस्तों, अब मेरे साथ में आप लोग लिखेंगे तीसरा मेथड, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं तीसरा मेथड जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा अब मैं जो मेथड आपको यहां पे सिखाने जा रहा हूं उस मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। और बेटा ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल मेथड। ये वाला जो मेथड है ये बहुत बहुत आसान मेथड है। अब ये जो मेथड है वो कहता है कि भाई साहब ऐसा समझो कि जब हम लोग प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं तो प्रोडक्शन मेथड में हम लोग जितना भी माल हमने बनाया हम उसका टोटल लगा लेते हैं, जितना भी माल हमने बनाया उसका टोटल हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, जस्टिफाइड है। इनकम मेथड जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जितने भी लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उन सबकी इनकम का टोटल लगा लेते हैं, और जब हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व लोगों की इनकम का टोटल लगाते हैं तो भी हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और ये कहता है, एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि आप लोगों के खर्चों का टोटल लगा लो, लोगों के खर्चों का टोटल लगा लो, और अगर आपने लोगों के खर्चों का टोटल लगा लिया तो प्रोडक्शन का टोटल भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और प्रोडक्शन का टोटल अगर ऑटोमेटिकली लग जाएगा तो आपके पास भी नेशनल इनकम इस तरीके से भी आ जाएगी। एक बात को समझो, अभी तक आप कह रहे थे ये प्रोड्यूसर है, ये बायर है, ठीक है, ये एक प्रोड्यूसर है एक बायर है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग प्रोड्यूसर का आउटपुट जोड़ने की बात कर रहे थे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन मेथड में हमने प्रोड्यूसर के आउटपुट को जोड़ने की कोशिश की, दैट वाज प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा तरीका इनकम मेथड, मतलब इस प्रोडक्शन यूनिट से जितने भी लोग जुड़े हुए, इस प्रोडक्शन यूनिट से जितने भी लोग जुड़े हुए, मतलब प्रोडक्शन की एक्टिविटी में जितने भी लोग जुड़े हुए हमने उनकी इनकम का टोटल लगा लिया। हमने वर्कर्स के लिए क्या ले लिया, उनका कॉम्पेंसेशन, जो हमारे जिन लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे रखी है उनकी हमने रेंटल इनकम ले ली, जिन्होंने लोन दे रखा है उनका इंटरेस्ट ले लिया, जिन्होंने कैपिटल लगा रखी है हमने उनका प्रॉफिट ले लिया। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है तो हमने उसकी, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने उसकी मिक्स्ड इनकम को ले लिया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्शन में जितने भी लोग लगे हुए हैं मैंने उनकी इनकम का टोटल लगा लिया, और उनकी इनकम का टोटल लगा लिया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आउटपुट की वैल्यू आ गई। तो ये दो मेथड अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बेटा ये जो तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ये कहता है कि आप बायर का पॉइंट पकड़ लो। इसने बोला जो भी आपने माल बनाया है ये आखिर बेचा तो इसी को है, आपने जो भी माल बनाया वो आपने बेचा किसको, बायर को। तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका आउटपुट है वो अल्टीमेटली बायर की परचेसेस है, और बायर की परचेसेस को अगर आप जोड़ लेते हो तो भी आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर आपने बायर की परचेसेस को जोड़ लिया तो भी आपके पास में नेशनल इनकम आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जल्दी से मुझे बताओ, ये जो माल बनाया ये माल बेचा किसको, बायर को ही तो बेचा। तो आप अगर बायर को बेचे हुए माल का टोटल लगा लो, आपने बायर को जो माल बेचा उसका टोटल लगा लो, बायर के खर्चों का टोटल लगा लो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये कभी भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, ये हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि कंज्यूमर ने कितना पैसा खर्च किया है, जितना खर्च किया वही क्या है, वही क्या है, इनकम। ठीक है, अब वो सुनो,
निकेत ने एक सवाल पूछा कि सर ये जो प्रोड्यूसर है इसने पूरा माल तो बेचा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ माल तो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। अरे सर पूरा माल थोड़ी बेचा होगा, कुछ माल तो क्लोजिंग स्टॉक में भी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और ये कैसे काउंट होता है इस मेथड में वो भी सिखाऊंगा। ठीक है निकेत, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है, मजा आ गया भाई, मेरे को अब मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि अब तुम दिमाग लगा के पढ़ रहे हो। अब देखो निकेत ने कितना अच्छा पॉइंट पकड़ा। सर बायर के खर्चों का टोटल लगाओगे तो आपको सिर्फ सेल वाली वैल्यू पता चलेगी, जबकि सर आपने हमें बताया था जीडीपी इज नॉट सेल, जीडीपी इज प्रोडक्शन। नेशनल इनकम जो अपन लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज प्रोडक्शन बेस्ड, नॉट सेल बेस्ड। और अगर आपने सर सिर्फ सेल लिया तो जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी तो प्रोड्यूस हुआ है, वो कैसे पकड़ में आएगा? आएगा कैसे पकड़ में आएगा वो बताता हूं। हाँ, जो सामान खराब हो जाता है वो भी आ जाता है पकड़ में। चलो, क्योंकि सामान जो है वो एक साथ नहीं आता। दूसरी बात, एक और चीज समझो गाइस, एक बात जो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में जमा लेनी है वो ये कि ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड है ये एग्जैक्ट एक एक रुपए पैसा एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं दे सकते। ठीक है, नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी बहुत सारी कमियां हैं। ये जो आप बोल रहे हो एबनॉर्मल लॉस वाली बात, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको पता है जो हमारी ये मैथड्स हैं इनसे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं अपनी जीडीपी का, लेकिन जैसे हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स बनाकर एकदम परफेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, परफेक्टली अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, वैसा देश के मामले में जीडीपी के मामले में नहीं हो सकता है। ठीक है, यस। सेल्स रिटर्न वगैरह काउंट नहीं होती, सिर्फ ओरिजिनल सेल काउंट होती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। आपको पता है जो जो बातें आप बोलते जा रहे हो वो सारी की सारी जो चीजें हैं, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसकी कमियां हैं। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन की यही कमियां हैं जो अभी आप बोल रहे हो। ये वाली सारी की सारी चीजें मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा लिमिटेशंस में। ये जो आप बोल रहे हो ना ये पकड़ में नहीं आती, एबनॉर्मल लॉस पकड़ में नहीं आता। ठीक है, आपने 2011 में बनाया और 2015 में बेचा, तो जिस टाइम पे आपने बनाया उस टाइम पे सेल वैल्यू अलग थी, जिस टाइम पे बेचा उस टाइम पे सेल वैल्यू अलग है। इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे? सर सेल्स रिटर्न का क्या होगा? ये सब इसमें हैंडल नहीं होती। ठीक है, नेशनल इनकम में ये सारी ये सारी की सारी चीजें एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलो अब मेरे साथ में फटाफट से सुनो। In this method, national income is calculated by summation of consumer expenditure, by summation of consumer expenditure. In this method, national income will be calculated as under। बेटा इस मेथड में जो हमारी नेशनल इनकम है उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। अब बड़े मजे से सुनना ये वाली बात, कितना इजी है। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्राइवेट, सबसे पहले हम लोग लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, बाय हाउसहोल्ड। बेटा जी अब आप बात को समझो। अब सबसे पहला यहां पर मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लूंगा, और ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं किसके द्वारा ले रहा हूं? हाउस होल्ड के द्वारा, मतलब भाई साहब मैं। अब मेरी बात को सुनना कि अगर मान लो एक व्यक्ति, एक इंडस्ट्री ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा, तो बेटा ये जो है ये यहां पर काउंट नहीं होगा।
मैंने कहा कि वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मैंने किया है, हाउस होल्ड ने किया है वो, या फिर हाँ ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। कहने का मतलब है कि आपने जितना भी फाइनल गुड्स किसी हाउस होल्ड को बेचा है कंजम्पशन के लिए, वो आप लोगों को यहां पर लेना है। मेरी बात दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला? आपने जितना भी माल, जितना भी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, जितना भी फाइनल गुड्स आपने कंजम्पशन के लिए किसी भी हाउस होल्ड को बेचा है, मतलब आम आदमी को बेचा है कंजम्पशन के लिए, बेटा वो यहां पर काउंट किया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, वो हमने ले लिया। इसका मतलब ये हुआ यार कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे आपके जैसे जितने भी हाउस होल्ड हैं, आम आदमी जो है, मैंगो पीपल, इनको जितना भी माल फाइनल गुड्स जो बेचा गया है कंजम्पशन के लिए, वो हम लोग यहां पर ले लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर हम उनकी मार्केट प्राइस को ले रहे हैं, यहां पर हम उनकी मार्केट प्राइस को ले रहे हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट जो है ये दो तरह के खर्चे करती है। एक तो गवर्नमेंट करती है क्या, एक तो गवर्नमेंट खर्चा करती है जो पर्सनल, जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जैसे बेरोजगारों को भत्ता देते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो जो है वो बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह जो है, एनजीओज वगैरह उनको बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह देती हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई घायल हो जाता, अगर कहीं बाढ़ आ गई और बाढ़ से बहुत सारा नुकसान हुआ, तो जितने लोगों की डेथ होती है गवर्नमेंट उन सबको कॉम्पेंसेशन देती है। वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट का खर्चा है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, वो प्रोडक्शन की गतिविधि के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो किसी गुड्स के लिए दिया गया पैसा नहीं है, तो बेटा वो यहां पर काउंट नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट डिफेंस पर, एजुकेशन पर और हेल्थ पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, और वो खर्चा जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और वो खर्चा आप लोगों को यहां पर लेना होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक बात मुझे बताओ बेटा कि भारत सरकार डीआरडीओ की सहायता से हमारे देश के अंदर तेजस हवाई जहाज बना रही है, और ये तेजस हवाई जहाज बनते हैं और भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो तेजस बना रही है, क्या वो तेजस बनाना, तेजस का प्रोडक्शन करना, क्या देश की जीडीपी में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, आई वॉन्ट योर आंसर। जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे जवाब दो और जल्दी से मुझे बताओ कि अगर भारत सरकार तेजस बनाती है, अगर भारत सरकार तेजस बनाती है, तो जल्दी से मुझे बताइए तेजस बनाने के लिए भारत सरकार ने जितना भी पैसा खर्च किया, तेजस जो बनाया, क्या वो देश की जीडीपी में आएगा? और वर्णन का जवाब है बिल्कुल आएगा। निकेत बोल रहा है बिल्कुल आएगा, दीक्षा बोल रही है बिल्कुल आएगा, और मैं भी बोल रहा हूं बिल्कुल आएगा भाई साहब, क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भारत ये तेजस बाहर भी बेचता है, ये इकोनॉमिक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बात मुझे बताओ, भारत अर्जुन टैंक बनाता है, भारत सरकार डीआरडीओ की सहायता से अर्जुन टैंक बनाती है। जल्दी से बताइए क्या अर्जुन टैंक को बनाना क्या देश की जीडीपी में जुड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या जुड़ेगा? अब यहां पे खर्चा भारत सरकार कर रही है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा किया गया खर्चा भी प्रोडक्शन एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताइए अर्जुन टैंक का जो प्रोडक्शन है वो क्या देश की जीडीपी में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? मेरा जवाब है जुड़ेगा। जुड़ेगा सर, प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल जुड़ेगा। नंबर 2 मुझे बताओ, अभी तुम लोग ये वाली बात जानते हो कि भारत, राजस्थान में जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर सारी की सारी दवाइयां और इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। सोच के बताना, राजस्थान में आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जितना भी इलाज होता है वो मुफ्त होता है, यहां तक कि दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं, दवाइयों के कोई पैसे नहीं लगते। मैं आपको बताता हूं, मेरे को भी ये वाली चीजें इतनी अच्छी नहीं पता थी। मेरे अभी कुछ वर्षों पहले की बात है कि मैं ड्राइव कर रहा था, और मेरे आगे ही, मेरे जस्ट आगे, मैं पीछे कार ड्राइव कर रहा था और आगे एक ब्रदर और सिस्टर जो है वो जा रहे थे स्कूटर पे,
और वो एकदम से पता नहीं कुछ हुआ और वो जो है वो गिर गए दोनों। और गिरने पर क्या हुआ कि बहन की जो थी पीछे बैठी हुई थी उसके थोड़ी चोटें आई और भाई जो है वो फेंट हो गया। ठीक है, अब वो बेहोश हो गया। अब उनको उस भाई को और बहन को मैं अपनी कार में लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया और वहां पर जाकर के मैंने उनके एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाए, पट्टियां वगैरह सब कुछ करवाई। तो वहां पे डॉक्टर ने मुझे लिस्ट लिख करके दी कि आप ये सारी की सारी जो दवाइयां हैं वो लेकर के आओ। मैंने बोला कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने बता दिया कि वहां पे स्टोर है, वहां चले जाओ। मैं वहां पर स्टोर में गया, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां मुझे दी, ग्लूकोज की बॉटल्स दी, इंजेक्शंस दिए, दवाइयां दी, बहुत सारी दवाइयां उन्होंने मुझे दी। और मैंने उनसे पूछा कितने पैसे दे, तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब फ्री है। और इतनी सारी दवाइयां वहां से मेरे को फ्री मिली। मैंने उनका एक्सरे करवाया, वो भी फ्री था। दवाइयां उनकी लगी, वो भी फ्री थी। डॉक्टर ने जो उनको देखा वो भी फ्री था। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि एक बात मुझे बताओ कि क्या गवर्नमेंट जो है वो डॉक्टर को पैसे दे रही है? गवर्नमेंट डॉक्टर को पैसे दे रही है। नंबर दो, गवर्नमेंट दवाइयों का पैसा दे रही है ना? गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल को रन करने का खर्चा कर रही है। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या एक हॉस्पिटल चलाना, दवाइयां बेचना, क्या इकोनॉमिक गुड्स हैं या नहीं है? और आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ये जो पैसा खर्च कर रही है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी की प्रोडक्शन से कनेक्टेड है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। जो दवाइयां गवर्नमेंट फ्री में दे रही है वो गवर्नमेंट को फ्री में मिलती नहीं है। गवर्नमेंट अपने पैसों से खरीद कर लोगों को दवाइयां मुफ्त में देती है ताकि देश में किसी भी गरीब को बिना इलाज के मौत ना हो जाए। सही बात है। अभी एक बात मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ कि अभी जैसे कोविड की वैक्सीन लग रही है, कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो जो कोरोना की वैक्सीन है वो गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, पर गवर्नमेंट को फ्री थोड़ी मिल रही है, गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने कोविड की वैक्सीन लगाई, अगर मैंने कोविशील्ड की डोज लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की जेब से पैसा खर्च हो रहा है। जल्दी से मुझे बताइए, गवर्नमेंट ये जो खर्चा कर रही है ये देश की जीडीपी में काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताओ। ये जो कोविड वैक्सीन लग रही है, जो कोविशील्ड की डोज अपने लगी है, जल्दी से मुझे बताओ, ये देश की जीडीपी में काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो मेरे बच्चों, बोलो 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 भाई बोलो। यस, हाँ, वर्णन का जवाब आ गया है होना चाहिए, भूपेंद्र का जवाब आ गया है यस, निकेत का जवाब आ गया है यस, कृष का जवाब आ गया है यस। लो भैया, सबके जवाब आ गए। सब लोग मुझे बोल रहे हैं सर ये इंक्लूड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना माल हमने हाउस होल्ड को बेचा है, जितने इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हमने हाउस होल्ड को बेचे हैं वो भी हमें लेना है, और जितने हमने सरकार को बेचे हैं वो भी हमको लेना है। मतलब हाउस होल्ड का खर्चा भी काउंट करना है तो गवर्नमेंट का खर्चा भी काउंट करना है। लेकिन अब एक और बात मैं पूछता हूं, अगर जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर सारी की सारी किताबें मुफ्त में दी जाती हैं और बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, अब आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट एजुकेशन पे जो पैसा खर्च कर रही है, बच्चों को मुफ्त किताबें देती है, बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देती है, टीचर्स की सैलरी चुका रही है, स्कूलों को बनाने का पैसा लगा रही है, आप मुझे बताइए क्या ये देश की जीडीपी में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? जल्दी से बताओ। जो स्कूल चल रहे हैं, जो आपसे इतनी मोटी मोटी फीस लेकर के स्कूल चल रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की परिभाषा में आते हैं? और अगर सरकार इसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी देश की जीडीपी में जुड़ना चाहिए। तो पॉइंट समझो, गवर्नमेंट अगर हेल्थ, डिफेंस या एजुकेशन या इससे मिलती जुलती और चीजों पर पैसा खर्च कर रही है और लोगों को ये मुफ्त में दी जा रही है, तो बेटा ध्यान रखना ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी देश की जीडीपी में काउंट करेगा। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जीडीपी में काउंट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। ओके, तीसरे नंबर पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप मुझे बोलोगे सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब? बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मान लो अगर आपने परचेज किया है या कंस्ट्रक्शन किया है ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एक बात ध्यान रखना,
अगर आपने किसी भी फिक्स्ड एसेट का अगर आप लोगों ने कोई भी परचेज या कंस्ट्रक्शन किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी देश की जीडीपी में जुड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सोच के जवाब दो मुझे। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी तो क्या ये मशीन किसी दूसरे ने बनाई है? तो आप मुझे बताइए, जो मशीन मैं खरीद रहा हूं ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन ये किसी और के लिए उसका गुड्स है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये फिक्स्ड एसेट खरीदना, क्या ये मशीन खरीदना देश की जीडीपी में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जवाब दो। यस, हाँ जी, यस। शुभम का जवाब है यस, दीक्षा का जवाब है यस, वर्णन का जवाब है हाँ बिल्कुल। अरे यार, ऑब्वियस सी बात है, वो फिक्स्ड एसेट मेरे लिए है, पर दूसरे ने तो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है। तो मैंने जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदी है या बनाई है वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है, और वो जो है वो यहां पर काउंट करेगी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मान लीजिए अगर मैंने कोई भी वैल्यूएबल चीज परचेज की है, वैल्यूएबल आइटम मैंने परचेज किया है, ठीक है, या फिर मैंने ज्वेलरी परचेज की है। आप मुझे बताइए, ये जो ज्वेलरी मैंने परचेज किया है, ये जो वैल्यूएबल मैंने परचेज किया है, क्या ये देश की जीडीपी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। मान लो तुमने कोई एंटीक पेंटिंग खरीदी है, तो ध्यान रखना वो देश की जीडीपी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पेंटिंग आज से सैकड़ों साल पहले बनी है, वो करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैंने कोई ज्वेलरी इस साल परचेज की है, और मैंने किससे परचेज की है? ज्वेलर से परचेज की है। मैंने पुरानी ज्वेलरी परचेज नहीं की, मैंने ज्वेलर से नई ज्वेलरी परचेज की है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो करंट ईयर का प्रोडक्शन है, वो यहां पर जुड़ेगा, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? एक और बात, चेंज इन स्टॉक। बेटा, अगर आपका स्टॉक चेंज हो रहा है, अगर मान लीजिए पिछले साल आपका स्टॉक था 1 लाख रुपए का और अब के साल आपका स्टॉक है 4 लाख रुपए का, इसका मतलब आपका स्टॉक 3 लाख बढ़ गया है। इसका मतलब ये 3 लाख रुपए का माल भी आपने इसी साल बनाया है, तो ये चेंज इन स्टॉक जो है ये भी करंट ईयर का प्रोडक्शन है, ये भी जुड़ेगा। लेकिन बेटा इन तीनों को, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, कोई ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल चीज अगर आपने परचेज की है, या फिर आपने स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है, ये तीनों चीजें आपकी कवर होती हैं किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। किसमें कवर होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। अब दिमाग लगाने वाले बच्चे ये वाली बात समझ सकते हो कि सर यहां पर आपने ले ली है सेल और यहां पर आपने ले लिया है चेंज इन स्टॉक, तो सर सेल और चेंज इन स्टॉक दोनों मिलकर प्रोडक्शन ही तो है। हाँ, बात सही बोल रहे हो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ, जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? कोई बात समझ में आ रही है? ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? जो माल मैंने हाउस होल्ड को बेचा है। ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? ये वो माल है जो हमने गवर्नमेंट को बेचा है। यहां पे ये जो हमारा फिक्स्ड एसेट है ये वो है जो हमने गवर्नमेंट को, हाउस होल्ड को या किसी बिजनेस को बेचा है। ये वैल्यूएबल या ज्वेलरी वो है जो हमने किसी हाउस होल्ड को बेचा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो चीजें हैं ये क्या है? सेल। और बेटा सेल के अंदर अगर मैं चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट करते ही मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्शन, जीडीपी, वो आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? बेटा आपको याद है कल अपन ने कैसे किया था? जब अपन प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं तो अपन ले रहे थे सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमने बोला प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी। अरे भाई, तो यहां पर भी तो मैं सेल और स्टॉक को ही एडजस्ट कर रहा हूं, तो मैंने सेल और स्टॉक को एडजस्ट किया है।
सेल और स्टॉक को एडजस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ही तो बनेगा। अरे देख रहे हो क्या, ये वो सेल है जो मैंने आम आदमी को बेचा, ये वो सेल है जो मैंने सरकार को बेचा, ये फिक्स्ड एसेट वाली सेल आ गई, ये ज्वेलरी और वैल्यूएबल वाली सेल आ गई, तो ये सारी सेल आ गई ना। अब इस सेल के अंदर अगर मैं स्टॉक का चेंज अगर एडजस्ट कर रहा हूं तो सेल के साथ में अगर स्टॉक का चेंज एडजस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन। ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर ये प्रोडक्शन बन गया तो चलो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। तो मुझे उन्हें बोलना पड़ता है बेटा जरा ध्यान से देखो, यहां पर कंजम्पशन वाली सेल ली गई है सिर्फ, मतलब यहां पर फाइनल कंजम्पशन के लिए जो माल बेचा जा रहा है सिर्फ वही गिना गया है। तो यहां पर इंटरमीडिएट सेल ली ही नहीं गई है और इंटरमीडिएट गुड्स की सेल यहां पर ले ही नहीं रखी, तो माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट आ रहा है समझ में? जरा ध्यान से देखो यहां पे क्या है, हाउस होल्ड के फाइनल कंजम्पशन के लिए जो माल बेचा है, गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन के लिए जो माल बेचा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने यहां पे सेल ली ही वो है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए हो रही है। तो बेटा यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स की सेल है ही नहीं, तो आपको अलग से माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां पे जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते थे वो यहां पर करने की जरूरत नहीं है। यार एक बात मुझे बताऊं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डीप चला जाता हूं, ठीक है। अभी जैसे मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा डीप चला गया, हो सकता है कि अगर मैं यहां पे डायरेक्टली ये सब लिखवा देता नोट्स तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और मैं क्या करता हूं, मैं एकदम डूब जाता हूं, मैं डुबकी लगा लेता हूं कॉन्सेप्ट में, मैं लॉजिक के अंदर घुस जाता हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये वही आउटपुट निकल कर आया है जो हमने ऊपर प्रोडक्शन मेथड में निकाला था, ठीक है। लेकिन यहां पर तरीका थोड़ा सा अलग है। यहां पर हमने लिया हाउस होल्ड को बेचा हुआ माल, गवर्नमेंट को बेचा हुआ माल, वैल्यूएबल्स जो आपने बेचे हैं वो, जो हमने आपको फिक्स्ड एसेट बेची है वो, तो हमने आपकी पूरी की पूरी वो सेल ले ली जो हमने फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर को दी है। उसके बाद में चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट कर देंगे तो सीधे आउटपुट बन जाएगा। पर क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइनल कंजम्पशन सेल को लिया है, हमने इंटरमीडिएट वाली सेल ली ही नहीं है, तो हमें हटाने की जरूरत भी नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी बात आप लोगों को समझ बैठी या ऊपर से निकल गई? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ, ताकि मुझे पता चले कि आगे मुझे आपको कितनी गहराई में डुबोना है। पता चले कि सर आपने तो डुबो दिया, हम तो तैर के बाहर आ ही नहीं पाए। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भैया उतनी ही डेप्थ में लेके चलेंगे जितना आप लोग समझ पाओ। हाँ, और क्या, क्या बात है। देखो बेटा एक बात मैं बताता हूं कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपका, मैं आपको बताता हूं मेरी पर्सनल, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं मेरा पॉइंट, ठीक है। मुझे जब तक लॉजिक नहीं आता, मैं जब तक कनेक्ट नहीं कर पाता, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड को और प्रोडक्शन मेथड को कनेक्ट नहीं कर पाऊं, यार वहां पर मैंने आउटपुट को जोड़ लिया था, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सेल ले रहा हूं, तो दोनों कैसे मैच होंगे? दोनों का आंसर तो एक ही आना चाहिए, दोनों मैच कैसे हो रहे हैं? अगर मैंने आउटपुट मेथड की जगह इनकम मेथड लगाया तो कहानी मैच कैसे हुई? तो जब तक मुझे लॉजिक पकड़ में नहीं आता, मैं कितना भी याद कर लूं, वो अंतरात्मा से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना बात को समझने का, वो मुझे नहीं मिलता। और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो भैया फिर मजा नहीं आता, थोड़े टाइम बाद में हम लोग अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा पॉइंट तो ये है, इस वजह से मुझे लगता है हर बात को लॉजिकली समझना चाहिए, कनेक्शन समझना चाहिए, तो बात एकदम दिमाग में फिट होती है। अब यहां पे आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि क्या ये हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, क्या ये जीडीपी आ रही है, एनडीपी आ रही है, एनएनपी आ रही है, एनएनपी एफसी आ रही है, एनएनपी एमपी आ रही है, क्या आ रहा है वो आप मुझे जल्दी से बताओ, सोच के जवाब देना। देखो मजा आएगा, इंटरेक्शन करेंगे, कुछ सही जवाब देंगे कुछ गलत देंगे, तभी तो मजा आएगा। हाँ, सही जवाब का मजा कितना आता है ना, जब हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड बात होती है उसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के अपना सोच विचार करके हम लोग जवाब देते हैं और वो सही निकल जाए, मजा आ जाता है, ठीक है। भूपेंद्र टेक्निकली तीनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन है ये
इतने सारे लोगों की कैलकुलेशन होती है कि ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्यूरेसी कभी नहीं आ पाती। तो लगभग बराबर आती है पर एग्जैक्ट बराबर कभी मैच नहीं हो सकता। तीनों मेथड का आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं होता कभी भी, ठीक है। यस, अब भूपेंद्र चौधरी ने यहां पर सबसे पहले जवाब दिया और भूपेंद्र चौधरी ने बोला सर यहां पर जीडीपी एमपी आ गया, लिखना मत कुछ भी। अब यहां पर आपके साथी ने मुझे बोला कि सर अगर हम इन सबका टोटल लगाएं तो इन सबका जो टोटल है दैट विल बी जीडीपी एमपी। अगर मैं इन सबका टोटल लगाऊंगा तो इन सबके टोटल को हम लोग बोलेंगे जीडीपी एमपी। सर जीडीपी एमपी बोलेंगे इसे? मैंने बोला अच्छा जीडीपी एमपी बोलेंगे? हाँ सर जीडीपी एमपी बोलेंगे इसे। मैंने बोला यार जीडीपी एमपी, ओके। आपने बोला सर ये सेल वैल्यू है, मैंने बोला हाँ। तो सर ये सेल वैल्यू है, इसका मतलब इसके अंदर टैक्स वगैरह सब, टैक्स और सब्सिडी सब एडजस्टेड है, तो सर ये मार्केट प्राइस पर है। और सर आपने सेल में स्टॉक का चेंज एडजस्ट कर लिया, देन इट बिकेम प्रोडक्शन, तो सर ये जीडीपी एमपी है। बात तो ठीक है तुम्हारी, जीडीपी एमपी है। अब जरा सोच के जवाब देना। एक बात मुझे बताओ, भारत में जितना भी कंजम्पशन होता है, सोच के जवाब देना। एक बात मुझे वापस से बताना, जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अब मेरी बात को प्लीज 2 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने बोल दिया एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी तो बिल्कुल ही नहीं है। अब सुनो, एनडीपी एमपी कैसे होगा बेटा? ये सेल वैल्यू है ना, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टोटल सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। तो तुम जो प्राइस बाजार में पे करके आते हो दैट इज व्हाट? टोटल कॉस्ट प्लस बनाने वाले का प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऑब्वियस ही बात है टोटल कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन तो हमेशा ही होगा ना। तो टोटल कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन होता है। इट इज ऑलवेज ग्रॉस। ये ग्रॉस है, ये नेट नहीं है। अरे समझा क्या बेटा? एक बात मुझे बताओ कि तुम गए और तुम जाकर के मैगी खरीद के लाए 10 रुपए में। अब एक बात मुझे बताओ कि तुम मैगी का पैकेट जो 10 रुपए में खरीद के ला रहे हो, व्हाट इज दैट? नेस्ले कंपनी की मैगी बनाने की टोटल कॉस्ट प्लस उनका प्रॉफिट प्लस जीएसटी सब मिलाकर आपसे ले रहे हैं 10-11 रुपए 12 रुपए जितने की भी मैगी आती है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो जो 12 रुपए है उसके अंदर टोटल कॉस्ट है कंपनी की, और टोटल कॉस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन मिला के। इसलिए सेलिंग प्राइस अगर कहीं पर भी आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना इट इज ऑलवेज ग्रॉस, उसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है, ठीक है। नेवर डू दिस मिस्टेक, ये गलती नहीं करनी है। सर आपका जवाब एनडीपी एमपी कभी भी नहीं हो सकता, जीडीपी एमपी है बोलते हो तो भी ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, एक बात मुझे बताऊं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सोच के जवाब देना, थिंक वेरी केयरफुली। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या तेजस खरीदने का खर्चा आता है? बोलो हां आता है। अच्छा सर तेजस खरीदने का खर्चा आता है तो सर राफेल खरीदने का खर्चा भी आता है क्या? हाँ जी, राफेल खरीदने का खर्चा भी क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा? अरे भाई गवर्नमेंट ने तेजस खरीदा वो भी आएगा, तो गवर्नमेंट ने राफेल खरीदा वो भी आएगा, इसमें क्या बात है भाई? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में राफेल की परचेसेस भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी सर। लेकिन मेरे बच्चों यहां पर तुमने गवर्नमेंट के खर्चों में राफेल की सेल को गिन लिया, पर राफेल तो भारत में बना ही नहीं है, और अगर राफेल भारत में नहीं बना तो आप इसे जीडीपी में नहीं ले सकते, हाँ कि ना? या फिर अगर आपने यहां पे राफेल को भी लिया है तो मेरे दोस्तों ये जीडीपी नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि राफेल भारत में बना ही नहीं है, राफेल भारत में नहीं बना। अब एक बात समझना बेटा, भारत तेजस वायुयान जो है, तेजस विमान जो है वो बेटा बाहर बेच भी रहा है, सेल भी कर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है कि आपने यहां पर गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया, तो वही तेजस आपने लिए हैं, वही तेजस आपने लिए जो भारत में बने और भारत की सेना में गए। लेकिन भारत सरकार ने बहुत सारे तेजस बनाकर दुनिया में दूसरे देशों को भी बेच रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे देशों को जो तेजस बेचे जा रहे हैं वो भी बने तो भारत में ही है ना, लेकिन वो तेजस यहां पर काउंट नहीं हो रहे, वो तेजस विमान यहां पर काउंट नहीं हो रहे।
मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोविशील्ड डोज है, कोविशील्ड कितनी सारी भारत में बनी और भारत ने दूसरे देशों को बेच दी, हाँ कि ना? अब बनी कहां? भारत में, लेकिन भारत सरकार ने नहीं खरीदा, किसी दूसरे देश की सरकार को हमने बेची है, किसी दूसरे देश में हमने उसे बेची है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो यहां पे काउंट ही नहीं हो रहा। मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यस, मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि आपने हाउस होल्ड को सेल जो किया है वो आपने ले लिया, गवर्नमेंट को जो आपने सेल किया वो आपने ले लिया, लेकिन मेरे बच्चों सिर्फ जो आपने इंडिया में बेचा है वही थोड़ी बना है, भारत के बाहर जो बेचा है, एक्सपोर्ट जो कर दिया वो भी तो भारत में ही बना था। नंबर 2, भारत में जो कंजम्पशन हो रहा है वो पूरा का पूरा माल भारत में नहीं बना है, वो पूरा का पूरा माल भारत में नहीं बना, कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी तो है। तो इसका मतलब इसके टोटल को आप जीडीपी एमपी नहीं बोल सकते। अब बेटा इसके टोटल को आप जीडीपी एमपी नहीं बोल सकते, ठीक है? अब इसके टोटल को जीडीपी एमपी नहीं बोल सकते, तो अब जीडीपी एमपी बनाने के लिए करें क्या, बताता हूं। एक बात मुझे बताऊं, ये जो माल है ये पूरा का पूरा वो माल है जो आपने भारत में कंज्यूम किया है। यस सर, बिल्कुल। अब सुनो, एक बात मुझे बताऊं, बेटा लिखना मत अभी, प्लीज अभी लिखना मत। जितना माल आपने एक्सपोर्ट कर दिया, जितना माल आपने एक्सपोर्ट कर दिया वो भारत के अंदर बना है, लेकिन भारत के अंदर कंज्यूम नहीं हुआ। तो अगर आपको भारत के अंदर प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है तो आप एक्सपोर्ट को ऐड कर लो, क्योंकि ये वो माल है जो बना भारत में है, लेकिन इन सब में वो इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि वो भारत में कंज्यूम नहीं हुआ है। तो एक काम करो, एक्सपोर्ट को जोड़ लो, एक्सपोर्ट को जोड़ लो। और बेटा जो आपका इंपोर्ट है वो माल है जो भारत में कंज्यूम हुआ है। ये देखो, ये जो कंजम्पशन है भारत में कंज्यूम हुआ है लेकिन भारत में बना नहीं है। तो जो माल भारत में बना नहीं है आप उसको हटा दो। तो अगर मैं यहां पे एक्सपोर्ट को जोड़ दूं, मतलब वो माल जो भारत में बना है पर भारत में कंज्यूम नहीं हुआ, अगर मैं उसे जोड़ दूं और इंपोर्ट्स को माइनस कर दूं क्योंकि ये माल भारत में कंज्यूम हुआ है लेकिन भारत के अंदर बना नहीं है, तो मैं अगर इसको हटा दूं तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने अपने कंजम्पशन में से वो माल हटा दिया जो भारत में बना नहीं है, जो भारत में प्रोड्यूस नहीं हुआ, और मैंने वो एक्सपोर्ट वाला माल जोड़ लिया जो भारत में बना था लेकिन भारत में कंज्यूम नहीं हुआ है, तो मैंने उसको जोड़ लिया। और बेटा अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। तो आप मुझे बताइए बेटा, अब मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। जल्दी से मुझे बताओ मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से मुझे बताओ मेरा पॉइंट एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बात को समझो, यहां पर आपने भारत के अंदर किया हुआ कंजम्पशन ले लिया, पर मुझे भारत का कंजम्पशन नहीं, भारत का प्रोडक्शन पता करना है। तो जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो कंज्यूम हुए हैं भारत में लेकिन प्रोड्यूस नहीं हुए, उन्हें हटा दो। और बेटा जो हमने माल एक्सपोर्ट कर दिया वो भारत में बना है पर कंज्यूम नहीं हुआ, इसका मतलब वो भारत में बना है पर ऊपर वाले कंजम्पशन में पकड़ में नहीं आ रहा, तो हमने उसको ऐड कर लिया। तो अगर मैं यहां पे एक्सपोर्ट को ऐड कर दूं और इंपोर्ट को लेस कर दूं तो ऐसा करने पर मुझे पता चल जाएगा वो माल जो भारत के अंदर बना है, दैट मींस मुझे जीडीपी एमपी का पता चल जाएगा। यस गाइस, मुझे जीडीपी एमपी का पता चल जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? आपने एक बात समझी कि भाई साहब यहां पे जो कंजम्पशन अपन लोग ले रहे हैं, अब एक बात को समझना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आप और मैं जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो, या हाउस होल्ड को जो माल बेचा जा रहा है वो। अब जरा सोचो यार, मैं अगर ऑडी कार खरीदता हूं तो आपने मेरे कंजम्पशन में तो उसको गिन लिया, लेकिन ऑडी कार भारत में तो नहीं बनी ना, वो तो इंपोर्टेड है, जबकि मुझे भारत का प्रोडक्शन पता करना है। तो एक काम करो, इंपोर्ट हटा दो। तो आपको पता, अगर मैंने इंपोर्ट हटा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में बना हुआ माल हमने कितना कंज्यूम किया। नंबर 2,
भारत में माल बनाते पर पूरा कंज्यूम थोड़ी होता है, विदेशों में भी तो बेचते हैं। तो विदेशों में जो बेच रहे हो वो तो पकड़ में आ नहीं रहा, पर बना तो भारत में ही है। तो एक काम करो, एक्सपोर्ट को जोड़ लो। जब आप एक्सपोर्ट को जोड़ोगे तो आपके वो माल पकड़ में आ जाएगा जो भारत की धरती पर बना था, लेकिन कंजम्पशन उसका विदेशों में हुआ है, तो वो भी पकड़ में आ गया। तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि भारत के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ है। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? अब ये एक्सपोर्ट को जोड़ना, इंपोर्ट को घटाना, इसे हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। और मैं आपको बता दूं, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और ये नेट एक्सपोर्ट अपन लोग यहां पे लेंगे, और ऐसा करने पर बेटा मेरे पास यहां पर आ जाएगा जीडीपी एमपी। और बेटा अब ये आ गया है जीडीपी एमपी बाय ग्रॉस, क्योंकि बेटा सेलिंग प्राइस इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सर टोटल कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, इसलिए सर मैंने लिखा ग्रॉस। और बेटा क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर है सारी चीजें, तो ये एमपी लिखा, तो जीडीपी एमपी। अच्छा, अब बेटा जीडीपी एमपी में से अपन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एमपी। और बेटा इसके बाद में बेटा हम लोग यहां पे माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे प्लस माइनस, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा एनडीपी एफसी। और बेटा एनडीपी एफसी में जब मैं प्लस माइनस करूंगा नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा एनएनपी एफसी। और आप लोग जानते हैं बेटा एनएनपी एफसी को ही कहते हैं नेशनल इनकम। इसका मतलब एक बात समझे, प्रोडक्शन मेथड लगाओगे तो भी जीडीपी एमपी आएगा, फिर आपको पूरा रास्ता चलना पड़ेगा। अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड लगाया तो भी जीडीपी एमपी आएगा, आपको पूरा रास्ता चलना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर आप इनकम मेथड लगाते हो तो इनकम मेथड में आपके पास सीधे आता है एनडीपी एफसी, और एनडीपी एफसी में सिर्फ नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को एडजस्ट करो तो एनएनपी एफसी आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो इनकम मेथड में मेहनत कम लगती है, लेकिन बेटा प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे ये बताओ, ये वाली जो बात है, ये वाली बात आपको समझ में आई? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि आपने और मैंने कितना सामान खरीदा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने कंजम्पशन के लिए कितना सामान खरीदा। ठीक है, अब पब्लिक का, अब हाउस होल्ड का खर्चा भी आ गया, गवर्नमेंट का खर्चा भी आ गया। इसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स जो हमने परचेज किए हैं या कंस्ट्रक्ट करवाई हैं वो हमने ले लिया, ज्वेलरी या वैल्यूएबल अगर हमने खरीदा वो ले लिया, स्टॉक का चेंज हमने ले लिया। ध्यान रखना ये तीनों चीजें कहलाती हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन तीनों चीजों को लेने से आपके पास जीडीपी नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने कंजम्पशन किया है उसमें इंपोर्टेड गुड्स भी हैं जिन्हें हटाने पर पता चलेगा भारत की धरती पर बना हुआ माल कितना है। और बेटा आपका एक्सपोर्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो माल भारत में बना था पर कंज्यूम विदेशों में हो रहा है, तो वो ऊपर दिए गए कंजम्पशन में कवर नहीं हो रहा, तो वो आपको कवर करने के लिए अलग से जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो ये प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट को हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जब आप इसे करोगे तो आपके पास जीडीपी एमपी आएगा, और एक बार बेटा जीडीपी एमपी आ गया तो जीडीपी एमपी आने के बाद में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीडीपी एमपी आ गया तो जीडीपी एमपी आने के बाद में फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो कर ही लेंगे काम। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस गाइस, जल्दी 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 मुझे बताओ, गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड एवरीथिंग?
क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? आम आदमी का खर्चा जोड़ लो, सरकार का खर्चा जोड़ लो, इन्होंने फिक्स्ड एसेट पे जो पैसे खर्च किए वो जोड़ लो, स्टॉक में अगर कोई चेंज आ रहा है वो जोड़ लो। इसके बाद में बेटा ये जो आपका अमाउंट है ये जीडीपी नहीं है, इसमें नेट एक्सपोर्ट को जोड़ लो तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एमपी, और आगे की कहानी हम सबको पहले से आती है। यस, चलो जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये वाली बात, ये एक्सपेंडिचर मेथड में यहां पर जो मैंने बातें लिखी, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? बेटा आपको ये समझ में आ गया कि जब हम लोग सेल में स्टॉक का चेंज एडजस्ट करेंगे इट विल बिकम प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन साथ में नेट एक्सपोर्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले भारत की धरती पर कितना माल बना है, एंड दैट इज कॉल्ड जीडीपी एनपी। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहां पर आप ऐसा मत सोचना कि इस मेथड में बस इतनी ही बातें हैं। बेटा मुझे यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में और नेट एक्सपोर्ट के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें मुझे और लिखवानी है। ठीक है, मतलब सवालों को करते समय हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इनमें झेलनी पड़ेगी, मैं उसके बारे में कुछ बारीक बातें आपको बताऊंगा, लेकिन वो बातें मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो बेटा कल की क्लास में मैं इस मेथड की बारीकियां आपको समझाऊंगा, और बेटा कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, किसमें? वर्णन पूछ रहा है सर प्रोडक्शन मेथड में जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनमें भी इंपोर्टेड गुड्स डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है, और कोई बात? यस शुभम, नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे। आपको पता है संडे को तो छुट्टी होती है। ठीक है, संडे इज अ हॉलीडे भैया, संडे तो फंडे होता है, संडे की छुट्टी होती है, संडे को कोई क्लास नहीं होती। ठीक है, यस बेटा मैंने क्लास जो है वो 1 आवर की इसलिए रखी है ताकि क्लास बोरिंग ना हो। थियरी है ना, अब थियरी क्लास है तो मुझे लगता है कि यार ये थियरी क्लास है, बड़ी बोरिंग बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं इसे 2 आवर्स की नहीं रखता हूं। ठीक है, और मजेदार बात तुमको बताता हूं, एज अ स्टूडेंट छोड़ो, तुमको पता है आमतौर पे तुमने देखा होगा टीचर कभी पढ़ाने से बोर नहीं होते, पर मैं अलग हूं। तुमको पता है मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता हूं। ठीक है, इसलिए मैंने जो क्लास की ड्यूरेशन है वो रखी 1 आवर इसलिए कि भैया अपन 1 आवर की जो ड्यूरेशन है उसमें हम लोग मस्त होकर के पढ़ते हैं, ना तो प्रेशर है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यस मैं करीब करीब शुभम उतने टाइम में खत्म कर दूंगा। मेरी जो कोशिश होती है वो एक ही कोशिश होती है कि क्लास के अंदर आपको सारी चीजें याद हो। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी भी जने से पूछूं कि भाई मुझे बता दो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों में नेशनल इनकम निकालने का तरीका क्या है, तो कोई भी मुझे बता सकता है सर जो भी आपका आउटपुट है उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तो हमारे पास आ जाएगी जीडीपी एमपी, और सर उसके आगे की कहानी हमें पता है। अगर मैं इनकम मेथड में पूछूं तो सर कॉम्पेंसेशन लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे और मिक्स्ड इनकम लेंगे। सर जब हम तीनों को ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी आने के बाद में नेशनल इनकम निकालने में है ही क्या। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे। सर आम आदमी को जो माल बेचा गया है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे, मतलब गवर्नमेंट को फाइनल कंजम्पशन के लिए जो भी माल बेचा गया है वो ले लेंगे। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ले लेंगे, और सर नेट एक्सपोर्ट ले लेंगे। जब हम लोग इन चारों को ले लेंगे तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा, और सर आगे की कहानी तो आपको पता है। अब मेरी बात सुनो, what my point is, मेरा जो पॉइंट है वो क्या है। अब एक बात को समझो, आप लोगों में से किसी भी जने को ये तीनों बातें याद होंगी। सब लोगों को ये वाली बात याद होगी कि 3 तरीके से नेशनल इनकम निकलती है, और तीनों तरीके से कैसे निकलती है ये हम सबको याद होगा। एंड दिस इज माई पर्पस, ये ही मेरा पर्पस है। मुझे पता है यार जब एफएम और इको का पेपर होता है ना उस दिन आपके पास में रिवीजन के लिए इतना कम टाइम होता है कि आप लोग इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को हमेशा इग्नोर ही करोगे। मतलब आप चाहो ना चाहो ये सब्जेक्ट इग्नोर ही होगा। ये 40 नंबर का पेपर आप ढंग से रिवाइज करके जा ही नहीं सकते। अब मेरी कोशिश सिर्फ आप लोगों के साथ में ये है कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए
जिस रजिस्टर को एकदम फटाफट फटाफट पन्ने पलटकर आप लोग रिवाइज कर पाए। और आपको रिवाइज करने से पहले भी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में इतने सेट होने चाहिए कि आप लोगों को रिवीजन करने में 4 घंटे से ज्यादा का समय ना लगे। ठीक है? यस ठीक है? यस, आम जिंदगी चलो, तो भाई अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग कर सकते हो तो प्लीज इतना सा करना कि मैंने मेथड जितने भी आपको यहां तक लिखवाए हैं, प्लीज मेथड, 3 मेथड जो मैंने आपको लिखवाए, ये तीनों मेथड एक बार रीड कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक 3-4 बातें लिखवाऊंगा जो बहुत काम आएंगी, और उसके बाद में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करूंगा। ठीक है? तो प्लीज आप ये तीनों मेथड एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है? डन? तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ में कल शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग परसों जो है, बेटा अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और वो जो प्रिंट आउट आप लोग निकालोगे उस प्रिंट आउट से फिर आप लोग मेरे साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपन लोग मंडे को।